हेलो। हर हर महादेव। हेलो सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से आ जाओ, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए दोस्तों। वेरी गुड। अमित तिवारी, जय श्री राधे। राहुल तोमर, राम राम। शोभा, हर हर महादेव। कविता, गुड आफ्टरनून। निशु, महिपाल, उपेंद्र, दीपक, वेरी गुड। टीनू चौधरी, कोई बात नहीं, मैं आज हेड ऑफिस ही हूँ, अभी पहुंचा हूँ, सारी बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मैं यहीं आया हूँ, बात कर लूंगा। मैं मॉक टीम से भी बात करूंगा, सर को भी जरूर बताएंगे कि आपने कहा था। हाँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे इस पर। तो आइए दोस्तों, मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था, आपको पता है, कला संस्कृति में संस्कार, और संस्कारों में मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार। ट्रिक से आपको पढ़ाया था गप्पू सीमा जाना, निया से चूरण लाना, विद्या उसी वेद के साथ विवाह में आना। कंबाइंड पीडीएफ आज डल जाएगी, वो अभी घंटे में, हो सकता है अपलोड हो गई हो सकता है घंटा भर टाइम और लगे, हो जाएगी ज्योग्राफी की कंप्लीट पीडीएफ। सुनील वर्मा जी आज। तो साथियों, अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे आपको अच्छे से पता है, अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में चर्चा कर रहे थे, और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में चर्चा करते हुए कल के सेशन में मैंने आपको, यानी इससे पीछे अपने शुक्रवार की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार। हाँ, तो अब आ जाओ। वॉइस प्रॉब्लम, क्या वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, किसके वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप सभी साथी बताएं। अब अपने पढ़ेंगे दोस्तों अन्य संस्कार कौन कौन से हैं। क्या साथियों, मैंने जो बात आपको कही थी, जब आप हिलते हो तो खर खर की आवाज आती है। अब बताओ, बंद होगी नहीं खर खर की आवाज? अब तो नहीं आ रही। चलो, तो अब देखो सुनो, मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने आपको कहा था कि दोस्तों आप जब एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपका बड़ा भाई आपको कैसा पढ़ा रहा है, इस वे में समझा रहा है। क्या सबसे पहले जो बात मैंने आपको पढ़ाई वो सारी बातें आपके समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो आइए अब अपने चर्चा करते हैं अन्य संस्कारों के बारे में। जैसे दोस्तों, जन्म से संबंधित अन्य संस्कार कौन से होते हैं। जन्म से संबंधित अन्य संस्कारों के बारे में बात करते हुए नंबर 1 पर बात करेंगे 8वां पूजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह जन्म से संबंधित अन्य संस्कारों में एक संस्कार है 8वां पूजन, आपको यह पता होना चाहिए कि 8वां पूजन किसे कहा जाता है और इस 8वें पूजन का क्या मतलब है। तो आइए, अन्य संस्कारों में मैंने आपको बताया 8वां पूजन। साथियों, ये 8वां पूजन क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना। 8वां पूजन ये किया जाता है, प्रोग्राम कब? 8वां पूजन ये देखो गर्भावस्था के 8वें महीने में किया जाता है। आ रही है सर, आवाज आ रही है सर? अब आवाज सही है क्या? अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? चलो कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट। देखो सुनो, 8वां पूजन गर्भावस्था के 8वें महीने में किया जाता है। मैंने आपको कहा था ना, 8वां पूजन गर्भावस्था के 8वें महीने में किया जाता है। इस दौरान महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वॉइस प्रॉब्लम सर, खर खर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, को खर खर की आवाज आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं खर खर।
चेक करो। पहले आप क्लास को चेक तो करो चला के। हेलो, अब बताओ सही है क्या? यहां मैंने इसको दिया मैंने। हाँ चलो, दूसरा माइक लगा लो। अब देखो सही आ रही है क्या? सही है क्या? हाँ चलिए, तो कर दूं स्टार्ट। किसके बारे में बताया मैंने आपको? हाँ। कौन सा संस्कार? देखो, जन्म से संबंधित अन्य संस्कारों में बात करते हुए नंबर 1 पर अपने बात करेंगे, 8वां पूजन। तो दोस्तों, ये 8वां पूजन होता क्या है, किसे कहा जाता है 8वां पूजन? ध्यान पूर्वक सुनना। ये 8वां पूजन जो कार्यक्रम है, ये होता है गर्भावस्था के दौरान, और गर्भावस्था के दौरान ये होता है 8वें महीने में। कौन से महीने में? 8वें महीने में। मैंने आपको कहा था ना कि हाँ, कि स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना, 8वें महीने में गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं दिया जाता, निकलने दिया जाता, ये 8वां पूजन होता है। इसके बाद में है जन्मोत्सव। जन्मोत्सव का मतलब होता है, जैसे बालक का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद घर पे थाली बजाते हैं। थाली आपने सुना है ना, थाली बजावा है पुत्र जन्म पर, और आजकल तो पुत्री जन्म पर भी लोग बजाने लग गए। ठीक है, तो वो क्या होता है? जन्मोत्सव का मतलब होता है बालक जन्म होने के पश्चात घर में जैसे मिठाई लड्डू वगैरह वितरित करते हैं वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस समय गीत गाया जाता है। वो कौन सा गीत गाया जाता है, ये ध्यान पूर्वक सुनना। इस समय जच्चा या होल्लर गीत गाए जाते हैं। कौन सा? जन्मोत्सव, बालक जन्म पर जच्चा या होल्लर गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट संस्कार आता है दोस्तों छठ पूजा। यह जन्म से संबंधित अन्य संस्कार है, छठ पूजा। जन्म के 6 दिन बाद विधाता बालक का भाग्य निर्धारण करता है। क्या इस बात से आप परिचित हैं? क्या ये बात दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं? क्या आपने देखा होगा कि जैसे छोटे बालक का जन्म होता है, तो जन्म के 6ठे दिन क्या करते हैं दोस्तों, कि इसको बालक को यानी नहला करके, अच्छा सा स्नान करवा करके, आंखों में काजल कुजल डाल करके, और यहां ये बना करके जैसे उसे काजल वगैरह से, और क्या करते हैं कि उसके सरहाने सिर के साइड की तरफ है कोई जैसे रख देते हैं, जैसे मान लीजिए बढ़िया पकवान बना करके, जैसे मान लो खीर है, हलवा है, इस प्रकार ऐसे बना करके उसके सरहाने की तरफ रखते हैं। और एक वहां पर डायरी रखते हैं, एक कॉपी, और उसमें एक पेन डाल करके रखते हैं। बताएं हाँ या ना, एक बार आप मुझे यस या नो बताओ। ऐसे रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? आपने एक बात सुनी है कि भे माता लेख लिख दिया बने कोई टाल कौन सके, मारली भाषा में बोले करे। जैसे कहते हैं कि 6ठे दिन विधाता बालक का भाग्य निर्धारण करता है, यानी भे माता बिंगो लेख लिखना हुआ है, इसलिए बढ़िया पकवान जैसे खीर है, हलवा है बना करके उसके रखते हैं, या जैसे लड्डू वगैरह सूखी मिठाई भी कुछ लोग रखते हैं। और एक कॉपी और उसमें एक पेन डाल करके रखते हैं, एक पानी का जैसे कोई पात्र जैसे गिलास वगैरह, हाँ, तो वो रखते हैं। और ये क्यों रखते हैं कि 6ठे दिन विधाता बालक का भाग्य निर्धारण करता है, यानी बे माता लेख लिखना वे, इसलिए ये करते हैं। तो कहते हैं कि बढ़िया पकवान पकवान अगर बना के रखेड़ा हुआ है तो बे माता खागे बालक का लेख अच्छा लिख दे, इसलिए ये करते हैं। हाँ हाँ, नहीं करते हैं, बहुत जगह करते हैं ऐसा, ये है। इसके बाद में पनगुट पूजन, या इसे बोलते हैं कुआं पूजन या जलवा पूजन। इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। पनगट पूजन, कुआं पूजन या जलवा पूजन, इसका मतलब आप सभी को पता है कि इस समय क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे किसी पनगट से, यानी जैसे पानी का घड़ा लेकर के आती है कौन? जच्चा जो स्त्री होती है, यानी वो स्त्री जो यानी बालक की मां मम्मी होती है, मम्मा, वो मटका लेकर के आती है पानी का घड़ा। सही है ना? ये होता है पनगट पूजन, कुआं पूजन, या इसे जलवा पूजन कहा जाता है।
इसके बाद में दोस्तों फिर होता है जामना या छुच्छक। जामना या छुच्छक आप जानते हो, पुत्र जन्म पर ननिहाल की तरफ से जो उपहार दिया जाता है उसे बोलते हैं छुच्छक है। समझ गए? पुत्र जन्म पर पुत्र के ननिहाल या जो मतलब पुत्र की मां होती है उनके पीहर पक्ष से जो उपहार दिया जाता है कि जी थारा दो तो हुए तो थे कि दो तो जे, तो उस समय क्या करते हैं, हाँ उपहार देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जी एक नानी मां की गलगी मूर्त है, एक नानी की सोने की मूर्त है, ए 10 ये ऐसे बोलते हैं कि ये 10 नानियों की तागड़ी का गुगरिया है। तागड़ी तो जानते हो ना? क्षण क्षण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी, भाई तागड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे उसे क्या बोलते हैं, जामना या छुच्छक, यानी पुत्र जन्म पर ननिहाल की तरफ से जो उपहार दिया जाता है उसे बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, ढूंढ संस्कार। पहले भी मैं बता चुका हूं और यह संस्कार आप मुझे बताएं, ढूंढ संस्कार के बारे में आप जानते हो क्या? मुझे लगता है इस संस्कार के बारे में सभी साथी जानते हैं। ढूंढ संस्कार होता क्या है दोस्तों, यह देखो सुनो, बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर यह संस्कार होता है। कब होता है? प्रथम होली पर। कौन सा संस्कार होता है? ढूंढ संस्कार। क्या बताया मैंने? बालक जन्म के पश्चात प्रथम होली पर ढूंढ संस्कार होता है। बालक जन्म के पश्चात क्या करते हैं कि दोस्तों बालक को पहली बार अन्न खिलाते हैं, यानी बालक को पहली बार जो भोजन करवाया जाता है प्रथम होली पर उसे ढूंढ संस्कार कहा जाता है। हाँ, तो यह है बालक जन्म से संबंधित अन्य संस्कार। एक बार रिवीजन करवा देता हूं। देखो, 8वां पूजन गर्भावस्था के 8वें महीने में, जन्मोत्सव बच्चा होने पर थाली वगैरह बजाते हैं, जो भी यानी जैसे मान लो मिठाइयां वगैरह वितरित करते हैं उसे बोलते हैं जन्म उत्सव मनाना। छठ पूजा छठे दिन, जन्म के पश्चात छठे दिन विधाता बालक का भाग्य निर्धारण करता है। पनघट पूजन, कुआ पूजन या जलवा पूजन, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद में फिर आ जाता है जामना या छुच्छक, पुत्र जन्म पर ननिहाल की तरफ से जो उपहार दिया जाता है वो होता है। इसके बाद में ढूंढ संस्कार, जन्म के बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर यह संस्कार किया जाता है। इस दौरान बालक को प्रथम बार भोजन करवाते हैं। तो ये बालक जन्म से संबंधित संस्कार कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अरे वाह, नाम या सुनगे जिसोरस हो गयो, विवाह से संबंधित संस्कार। अब अपने चर्चा करेंगे कि विवाह से संबंधित कौन कौन से संस्कार होते हैं। एक एक संस्कार के बारे में आप सुनते जाना। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि ये जैसे मान लो जो भी है, ये जैसे विवाह से संबंधित संस्कार, मृत्यु से संबंधित संस्कार, जन्म से संबंधित संस्कार, लोकगीत है, लोक नृत्य है, भाषा बोलियां हैं, साहित्य है, इनको मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये बात आपसे कहा था मैंने, ये वादा आपसे किया था। अब बताओ, अगर मैं इसको लिखवाता तो जितना अब समझा रहा हूं उतना अच्छा मैं समझा पाता क्या? सही है ना? बताओ हाँ या ना। अब मेरे को लिखना नहीं पड़ता तो मजा आ रहा है आपको समझने में। और मैं ये कहता हूं दावे के साथ, 100% तो नहीं लेकिन दोस्तों 75% मैटर आपके क्लास में याद आता है, याद होता है। 75% क्लास में याद हो जाता है। एक बार अगर आप रिवीजन करते हो तो अच्छे से याद होगा। अब आ जाओ विवाह से संबंधित संस्कार। पहला संस्कार होता है दोस्तों संबंध तय करना। बेसिक आप जनरली आप अपने परिवार में, या ऐसा समझ करके ये बात समझना भी, जैसे मान लीजिए ये आपके परिवार या आपके घर की ये रस्म अदा हो रही है, ठीक है? हाँ, तो संबंध तय करना पहला ही संस्कार होता है, संबंध तय करना। संबंध तय करने का मतलब क्या होता है कि पहले दोस्तों नाई या पुरोहित, पुरोहित का मतलब है पंडित,
नाई या पंडित के द्वारा लड़के या लड़की के बारे में बताया जाता था। जैसे लड़के वालों को तो बोलते थे भी उनकी लड़की है, और लड़की वालों को बोलते थे उनका लड़का है। आपका लड़का भी आरडब्ल्यूए में तैयारी कर रहा है, उनकी लड़की भी आरडब्ल्यूए में तैयारी कर रही है। हाँ, पिछले राजस्थान एसआई में या राजस्थान पुलिस में, पिछले राजस्थान पुलिस के पेपर में उनका लड़का है ना, वो पेपर पुपर सब कुछ पास था, फिजिकल में रह गया, लेकिन एसआई में सिलेक्शन करवा रहा है। लड़की यूपीएसआई की तैयारी कर रही है, या लड़का लड़की दोनों दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इस बार सिलेक्शन करवा लेंगे। वो घर भी ठीक है, उनके जमीन है, ये है वो है, वो क्या करते हैं बताते हैं। तो संबंध तय करना, नाई या पुरोहित के द्वारा लड़के या लड़की के बारे में बताना, आपस में दोनों तरफ, दोनों पार्टियों को अवगत करवाना भी, उनके लड़का है, आपके लड़की है, या आपकी लड़की है, उनके लड़का है, उनकी लड़की है, आपके लड़का है, आप शादी कर लो। चलो जी ठीक है जी, कोई दिक्कत को नहीं थे। बढ़िया बात बताइए, बंग लड़को है, आपने घर के लायक वो घर है, अगर बढ़िया घर है तो आप रिश्तो कर ले। अब उसके बाद में संबंध तय करने के बाद में दूसरी रस्म होती है दोस्तों, सगाई करना। संबंध तय कैसा हुआ, उनकी लड़की है, आपके लड़का है, तो बिल्कुल जोड़ी फिट है, कोई दिक्कत को नहीं। थारी लड़की भी 5.5 फुट की है, बांगो लड़को भी 6 फुट गो है, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। संबंध तय हो गया। अब इसके बाद में संबंध तय होने के बाद में होगी सगाई भी, ठीक है। लड़की वालों ने लड़का देख लिया, लड़के वालों ने लड़की देख ली, तो दोनों के पसंद है, फिर वो क्या करेंगे, सगाई करेंगे। देखो सुनो, सगाई वागड़ में इसे टेवड़िया या सगपड़ प्रथा कहते हैं, जबकि राजपूतों में इसे अमल या दस्तूर प्रथा कहा जाता है। दस्तूर का मतलब आप जानते हो ना, ये दस्तूर है दुनिया का, हम सबको निभाना है, हाँ या ना, तो वो है। क्या बताया मैंने, संबंध तय करना, रिश्ता हो गया, नाई या पुरोहित के द्वारा लड़के लड़की के बारे में बताना, सगाई। वागड़ में इसे टेवड़िया या सगपड़ प्रथा कहते हैं, जबकि राजपूतों में इसे अमल या दस्तूर प्रथा कहते हैं। इसके बाद में फिर आ जाओ दोस्तों, आगे रस्म है सिंझारा या सिंझारी। सिंझारा या सिंझारी क्या होता है दोस्तों, जैसे आजकल आपको पता ही है बिया लिंगानुपात कम है, लड़कियां की कमी है, तो रिश्तों होने के बाद में समय पर लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के घर कुछ ना कुछ उपहार लड़की के लिए भेजा जाता है। और भेजनो जरूरी वह जना ही लड़कियां कहे मेरी तो सासू बहुत ही अच्छी है, मेरे तो ससुरो बहुत ही अच्छो है, मेरी तो ननद बहुत ही अच्छी है, जे की ना भेजत के क्या है, एक पूर को टुकड़ो भेजी जो को नहीं पाऊं, एक कोई 300 रुपया सूट ले गए, क्या रिश्तो करियो है, यहीं कर फसा दी मन तो, हाँ या ना। तो सिंझारा या सिंझारी क्या होता है साथियों, श्रावण तीज पर वर के घर से वधु हेतु भेजा जाने वाला उपहार। श्रावण तीज पर किसके घर से, वधु के घर से, श्रावण तीज पर वर के घर से वधु हेतु जो उपहार भेजा जाता है उसे सिंझारी या सिंझारा कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो नए कपड़े, आभूषण वगैरह अपनी मतलब औकात के अनुसार बेचते हैं। कोई सोने का आभूषण ने ना पुग गए तो वो चांदी का बेच दिया। लेकिन आजकल तो साथियों आपको पता है सोने का ये भाव है, मेरे को लग रहा है सोने के आभूषण तक कोई नहीं पहुंचेगा, बहुत लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। यार सोनो गाल दे तो ही बाद में समस्या है, को रुखाड़ना और पड़े। आजकल तो इशो सिस्टम है कि कहीं ब्याह में जावे तो ही सोनो गाल के कौन जास के, हाँ या ना, सही है ना। अगर ब्याह में कोई लेन भी आवे नहीं तो बे पहला ही कह छोरियो ब्याह में तो थे आ जाइयो, पर थारो हाथ जोड़ के विनती है कि थार सोने की टूम ना गाल गई कोई भी, यानी आपके सोने के जो आभूषण है वो मत वहां हमारे लेके आना, आप वहां मत डालना, अपने घर ही रखना। आर्टिफिशियल रुपए रोल्ड गोल्ड लिए 1 रुपये की 3 बाली, 25 रुपया का 25 कोका, 5 रुपया की 15 चूड़ी, हाँ या ना। तो ऐसा होता है, ये समझ गए ना। क्योंकि आपको पता ही है आजकल नशे का दौर बढ़ रहा है, लूट मार दंगा फसाद सब ज्यादा हुआ है, तो क्यों कोई ब्याह दिल है। टिक्का, इसके बाद में सिंजारा या सिंजारी हो गई, फिर आता है दोस्तों टिक्का या बरी पड़ला। अब देखो संबंध तय हो गया, सगाई हो गई, सिंजारा या सिंजारी हो गई, इसके बाद में टिक्का या बरी पड़ला क्या होता है, संबंध तय होने के बाद सगाई पक्की हो जाती है, सगाई होगी। सगाई होने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि एक बात थे याद रखियो, यहां से पेपर में पक्का क्वेश्चन निकलता है।
याद रखना, लड़के के तो टिक्का लगाना है और लड़की की गोद भराई करनी है। सब कुछ फाइनल हो जाता है, संबंध तय हो गयो, सिंजारी सिंजार हो गयो, फिर के कहेगा कह जी आपा अब जमा रिश्तो आपनो पक्को है और अब लड़के या लड़की के कुछ हाथ में दे दो। ये आपने सुना है ना भी, लड़के वाले लड़की या लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं लड़के या लड़की के कुछ हाथ में देने के लिए, जैसे मान लो रुपए, पैसा, नकदी, उपहार आदि। तो टीका या बड़ी पड़ला क्या होता है, संबंध तय होने के बाद सगाई पक्की कर देते हैं। अब यहां पर देखो एरो का निशान लगा के मैंने समझाया साथियों, एक बार आप समझने की कोशिश करना। इस एरो का मतलब है भी वधू के घर से वर के घर, वधू की तरफ से आ रहा है वर के घर, वधू के घर से वर के घर जो उपहार भेजा जाता है उसे बोलते हैं टिक्का लगाना। यानी वधू की तरफ से वर के टिक्का लगाया जाता है और वर की तरफ से वधू की गोद भराई की जाती है। बताओ समझ में तो हमें नहीं बातें था रहे। एक बार सारे मेरे साथी अगर समझ में आपके आ रही है ना तो साथियों ऐसे करके और मुझे जल्दी से सूचित कर दो, फिर मैं आदेशानुसार आगे बढ़ूं। समझ में तो आ रहा है ना आपके? क्या बताया मैंने, टिक्का या बरी पड़ला संबंध तय होने के बाद सगाई पक्की कर देते हैं। वधू के घर से वर के घर, वधू की तरफ से वर के टिक्का लगाया जाता है और वर के घर से वधू के घर आते हैं तो वधू की गोद भराई करते हैं। समझ गए? ये होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है दोस्तों पहरावनी या चिकनी कोथड़ी। पहरावनी या चिकनी कोथड़ी ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। राजस्थानी भाषा में ऐसे अड़े लिखा जाता है, अड़े, समझ गए? अड़े लिखा जाता है, हाँ अड़े ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, आप मुझे पढ़ के बता देना मैंने ये क्या लिखा। मैंने ये लिखा है थाली, क्या लिखा है, और मैंने ये लिखा है, ये क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है थाली। ये तो है थाली और वो है थाली, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। इसके बाद में पहरावनी या चिकनी कोथड़ी ये क्या होता है, वर के घर से वधू के घर वधू हेतु त्योहार पर जो भेजा जाने वाला उपहार होता है उसे बोलते हैं पहरावनी या चिकनी कोथड़ी। यानी समय समय पर जैसे मान लो गणगौर का पर्व आ गया, जैसे श्रावण तीज आ गई, जैसे कोई और त्योहार आ गया उस पर भेजते हैं, वो है। चलो इसके बाद में आगे आ जाओ। फिर आती है दोस्तों पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका। सगाई कर दी, संबंध तय कर दियो, सुंजारो गाल दियो, बिंग बाद में पैरावनी या चिकनी कोथड़ी समय समय पर उपहार गोद भराई कर दी, टिक्को लगा दियो, सारा काम करने के बाद में क्या है पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका। पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका क्या होता है दोस्तों कि जैसे पुरोहित के द्वारा यानी विवाह का कार्यक्रम तैयार करना। कार्यक्रम का मतलब होता है भी कब दोस्तों विवाह का कार्यक्रम, इसका मतलब होता है भी जैसे मान लीजिए कब विवाह का क्या कार्यक्रम, यानी कद राती जोगो है, कद बिरद है, कद विनायक है, कद बीन बननो है, कद गोड़ी चढ़ेलो बीन बड़ेलो, कद फेरा होगा, कद लड़की वापस आवेगी, वो होती है पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका। अब दो बातें बता रहा हूं मेरे यारों, दोनों बातें दिमाग के सारे सकड़ू खोल के सुन लेना। और आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ एवं सेवा चयन बोर्ड हो, पक्का प्रश्न पूछता है। एक तो है इंकताई और दूसरा है दोस्तों छात। इंकताई का मतलब क्या होता है, विवाह में दर्जी को निमंत्रण। आजकल तो ऐसा सिस्टम नहीं है, पहले क्या होता था कि साथियों विवाह होता था तो घर पे दर्जी टेलर बिठाते थे, घर पे दर्जी बिठाते थे, दर्जी के घर जाते थे नारियल लेकर के और 101 रुपए लेकर के, और उसे निमंत्रण देते थे कि ये लीजिए भाई साहब साई पेटे निमंत्रण, हमारे घर पे हमारे जैसे पौत्र का या हमारे पुत्र का या हमारे पौत्री का या हमारी पुत्री की शादी है, तो आप अपना मशीनरी अस्त्र शस्त्र लेके हमारे घर आना और वहां हमारे वर वधू के और हमारे रिश्तेदारों के, हमारे जो भी समधी आए हैं उनके कपड़े सीलना। इसे बोलते हैं इंकताई। इंकताई का मतलब होता है विवाह में दर्जी को दिया जाने वाला निमंत्रण। आजकल तो साथियों आपको पता ही है थोड़ा सो कल्चर चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि जैसे एक घर में जैसे मान लीजिए 3-4 लड़कियां थी, 3-4 लड़के थे, तो उनके बारे में सभी को पता चल जाता था कि ये बहन भाई है, चाहे कोई काकेगा वह, चाहे कोई ताऊगा, चाहे कोई बाबेगा, चाहे कोई यानी भाईगा, छोटा टाबर बहन भाई। कैसे? क्योंकि पहले क्या करते थे
फसल बेचने के लिए जाते तो बुजुर्ग व्यक्ति, दादा, परदादा, पापा जी को तो नंबर बहुत लेट आन, तो दादा ही जमता फसल बेचने। तो जैसे फसल बेचने के लिए जाते तो वो इकट्ठा ही कपड़ा ले गया था, एक थान पूरो, और जितने भी छोरियां होती सारा ने एक सा कपड़ा छिड़वा देता, और जितना भी छोरा होता बने सारा ने एक सा कपड़ा छिड़वा देता। बताओ हाँ या ना? तो आप भी पतो चाल जानते हो कि वो सारो कुटुंबो एक ही है, वो अड़ंगो एक ही घर को है, हाँ या ना? आजकल तो इश्यू कटे सिस्टम रहे है। तो इंकताई दर्जी को निमंत्रण, और छात क्या होता है? विवाह के दौरान नाई को जो निमंत्रण दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? छात बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों पाट बांधने, बांध बिठाना। 3 दिन 5 दिन या 7 दिन पहले क्या करते हैं? घर पे गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश बान बिठाए कर, बिरद बान वो होता है, बान पाटे बान बिठाना। इसके बाद में होता है हलदायत। हलदायत का मतलब होता है दोस्तों जैसे अपना पिट्ठी लगाए कर बा मेल उतारे कर नहीं, हलदायत क्या होता है? पिट्ठी लगाना, ठीक है ना? हलदायत का मतलब होता है हल्दी चढ़ाना, ये होता है हलदायत की रस्म। इसके बाद में नेक्स्ट एक रस्म आती है दोस्तों तेल चढ़ाना, या इसे बोलते हैं तेल चढ़ाई। वर के 4-5 दिन पहले और वधु के ये रस्म वर की बारात वधु के गांव में पहुंचने के बाद की जाती है। बात सुनना दोस्तों, इस रस्म के बाद वधु अर्ध विवाहित मानी जाती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, तिरिया तेल हट हमीर चढ़े ना दूजी बार। तिरिया तेल हट हमीर चढ़े ना दूजी बार, यानी तिरिया स्त्री नारी को बोलते हैं, जो लड़की है यानी वधु है उसके ये तेल चढ़ाई की रस्म एक ही बार होती है, ठीक है ना? कौन से? तेल चढ़ाई की रस्म एक ही बार होती है। इसलिए देखो वर के तो विवाह से 4-5 दिन पहले और वधु के ये तेल चढ़ाई की जो रस्म है ना, ये वर की जो बारात है वधु के गांव में पहुंच जाती है। भी पता चल गया अब सही सलामत रूप वहां अपने गांव में आ गई, अब कोई एक्सीडेंट में मरने को खतरों को नहीं, तब ये तेल चढ़ाई की रस्म संपन्न की जाती है। इस रस्म के बाद वधु जो लड़की होती है वो अर्धविवाहित मानी जाती है। आगे आ जाओ, इसके बाद में है दोस्तों कांकन डोरा बांधना या कांकन डोरा बंधन। कांकन डोरा बंधन क्या होता है? वर वधु के विभिन्न लाग लपट से बचाने हेतु बिंदोरे की रात्रि में कांकन डोरे बांधे जाते हैं। कांकन डोरे में जैसे दोस्तों लोहे की कील, कोडी, सिप्पी, शंख, इस प्रकार की वस्तुएं होती है, जिससे कहते हैं कि जैसे लोहे की अगर चीज आपके पास है तो आपके क्या बोलते हैं उसे, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत का आप पर कोई साया नहीं पड़ता। चौराहे से अगर आप गुजर रहे हो तो उसका भी प्रहार आप पर नहीं होता। ये होता है कांकन डोरा या कांकन बंधन। कांकन डोरा बांध दिया, फिर लगा हुआ है दोस्तों राती जोगो। ये क्या होता है? विवाह से एक दिन पहले वर वधु को मेहंदी लगाते हैं, वह देवताओं के गीत गाते हैं रात्रि में। याद रखना, कब गाते हैं? रात्रि में। दोबारा फिर बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। रात्रि जगह क्या होता है? विवाह के एक दिन पहले वर वधु को मेहंदी लगाते हैं, वह देवताओं के गीत गाते हैं। कब? रात्रि में। सही है ना? रात्रि जोगो लगाए कि नहीं, देवताओं के गीत गाते हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखियो, रात्रि जगह का अंतिम गीत होता है कुक्कड़ला गीत। कौन सा होता है? कुक्कड़ला गीत। कुक्कड़ला गीत, यह है रात्रि जगह का अंतिम गीत। ये एक बार आरपीएससी ने पूछा था कि रात्रि जगह का अंतिम गीत कौन सा होता है? कुक्कड़ला गीत। ये गीत महिलाएं 3, 3:30, 4 बजे ऐसे मटके में मुंह डाल करके ऐसे गाती है, कुक्कुकु कुक्कुकु कुक्कुकु, यानी ऐसा जैसे मुर्गा बांग देता है उस प्रकार 3:30, 4 बजे ये गीत गाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब जक्को भी थे उपहार में सारी रात गीत गाया, यानी अड़ोस पड़ोस की महिलाएं होती है, बे कहे एक तो 3-4 किलो मिठाई दे दो, मारा टाबर टिक रह गए बे खासी, और सगे कोई उपहार जो भी यानी चीज वितरित करती है बुआ या बहन उस समय, वो दे दीजिए, हम हमारे घर जा रहे हैं। तो यह है रात्रि जगह का अंतिम गीत है। कौन सा? कुक्कड़ला गीत या कुकड़ी गीत। इसके बाद में फिर विवाह से संबंधित रस्म आती है दोस्तों थेपड़ी या गुरा पूजन। थेपड़ी या गुरा पूजन क्या है? देखो सुनो, वर की बारात विदा होने के बाद जैसे
छोरो बीन बन गयो, राती जोगो लाग गयो, छोरो बीन बन गयो। यानी कद बीन बने लो घोड़ी चढ़े लो, कद आवेली बीनड़ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घोड़ी चढ़ गयो, बीन बन गयो। तो दोस्तों इस बारात विदा होने के बाद, वर की बारात विदा होने के बाद वर पक्ष की जो महिलाएं हैं ना, यानी वर पक्ष की, वर की जो भी पड़ोस की महिलाएं या उसकी बुआ है, दादी है, ताई है, चाची है, वो क्या करती है, ये थेपड़ी या गुरा पूजन करती है। क्यों कि जैसे साथियों, जैसे थेपड़ी जैसे धूप छांव वर्षा सहन करती है, इसी प्रकार वधु भी हर परिस्थिति को सहन कर ले, इसलिए थेपड़ी या गुरा पूजन किया जाता है। कब किया जाता है, देख लो, वर की बारात विदा होने के बाद पूजा करते हैं। स्त्रियों के द्वारा यह पूजन किया जाता है, जिसमें थेपड़ी धूप वर्षा छांव सहन करती है, उसी प्रकार वधु भी हर परिस्थिति में वर का साथ दे, जैसे थेपड़ी साथ देती है, हर परिस्थिति को हंस करके सहन कर ले। चलो इसके बाद में फिर आता है दोस्तों 32वीं नूतना या बात। ये तो आपको पता ही है, विवाह से संबंधित एक रस्म है। वर वधु की माता द्वारा अपने भाई या पिता से सहायता का आग्रह करना। 32वीं नूतना या भात, जैसे वर या वधु की जो माता होती है वो अपने पीहर जाती है और अपने जो भी समधी यानी उसका भाई, ताऊ, चाचा या पिताजी, उनको निमंत्रण देकर के आती है, अभी थर दोई तेगी या थरी दोई तेगी शादी है, आप आना, सीधा ना आइयो कि ले गया आइयो, वो होता है। फिर इसके बाद में मायरा या भात, फिर हाँ वधु वर के ननिहाल वाले जो भी सामान लेकर के आते हैं उसे बोलते हैं बिरोजी आया भरण ने मायरो, सुनकर मारे मन की अरज पुकार, बिरोजी आया भरण ने मायरो। अब इसके दौरान यहां आपने 2 प्रश्न याद रखने हैं साथियों। देखो पहला प्रश्न देखो, वर के मामा द्वारा, वर के मामा द्वारा, तो वर की मां का क्या हो गया, वो भाई। वर के मामा द्वारा वर की माता हेतु लाई चुनरी कहलाती है बाला चुनरी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शेरो भूल ना जाइयो, ये लो। वर के मामा द्वारा वर की माता हेतु लाई चुनरी बाला चुनरी कहलाती है, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद में दूसरी बात और याद रखना साथियों, वधु के मामा द्वारा, अब यहां वर का मामा है ना, वो वर की माता के लिए लाएगा, वर के लिए नहीं, वर की माता के लिए जो लाएगा वो बाला चुनरी, अंत ही चुनरी उड़ाई करे नहीं, जो कि ऊपर नोट लागेड़ा हुआ है, रुपया, कोई चांदी की चीज और कोई और लागेड़ी हुआ है, वाह। अब देखो दूसरी बात सुनना, वधु के मामा द्वारा वधु हेतु लाई गई चुनरी कंवर जोड़ या कोरनियों कहलाती है। क्या कहा मैंने, वधु के मामा के द्वारा, वधु के मामा के द्वारा वधु हेतु लाई गई जो चुनरी होती है उसे कंवर जोड़ या कोरनियों कहा जाता है, समझ गए। इसके बाद में फिर आगे रस्म आ जाती है चाक पूजन। यह कुम्हार के घर जाकर किया जाता है। चाक जानते हो ना, जिस पर कुम्हार मटका तैयार करता है, ऐसे चक्की को पाट वह बिया वह इस प्रकार ऐसे उस पर मटका तैयार करता है, वो होता है चाक पूजन। जैसे कुम्हार का साथ चाक देता है, उसी प्रकार वर और वधु दोनों आपस में एक दूसरे का लास्ट तक सहयोग करें। मेरी तेरिया हत्ता से जान निकले नी, तेरी आई मैं ही मरा, वो है। इसके बाद में मोड़ बांधना, आपको पता ही है, यहां वर वधु के मोड़ बांधा जाता है। मुठ भराई, ये क्या होता है, लड़के लड़की को जो उपहार देते हैं उसे बोलते हैं मुठ भराई। बरी पड़ला क्या होता है, वर के घर से वधु हेतु जो भेजा जाता है उपहार, उसे बोलते हैं। जैसे बारात लेकर के दोस्तों जाती है, जैसे अब बारात गई, बारात के साथ में जैसे वधु के लिए जो भी लेंगोर लांचोर जो को लेके जाए करे नहीं, बरी लेंगार लांचार जो भी लेकर के जाते हैं तो उसे बोलते हैं बरी पड़ला। वर के घर से वधु हेतु कपड़े इत्यादि भेजना। अब दोस्तों आपने एक रस्म देखी है क्या, टूंटिया। टूंटिया रस्म जानते हो क्या? हमारी भाषा में ये जो टूंटिया है ना साथियों, इसे अंटा टूंटी बोलते हैं। अंटा टूंटी। टूंटिया की रस्म में
पुरुष के प्रवेश पर पूर्णतः निषेध है, यानी इस रस्म में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। महिलाएं पता नहीं क्या क्या रोल अदा करती है। यह रस्म है कौन सी? टूंटिया। तो टूंटिया रस्म क्या होता है? बारात रवाना होने के बाद, वर की बारात रवाना होने के बाद वर पक्ष की महिलाएं विचित्र वेशभूषा धारण करके और एक हास्य युक्त कार्यक्रम का आयोजन करती है, उसे बोलते हैं टूंटिया। और इस रस्म का जो संबंध है वो कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से माना जाता है। यह बात याद रखना। टूंटिया क्या होता है? देखो सुनो, जो बात मैंने आप बोली है ना वही लिखी है, एक बार आपको बताता हूं, दोबारा फिर सुन लेना। क्या कहा मैंने? बारात रवाना होने के बाद बारात रवाना होने के बाद वर की महिलाओं के द्वारा विचित्र वेशभूषा धारण कर हास्य युक्त कार्यक्रम करना, यह प्रथा कृष्ण रुक्मिणी के विवाह से संबंधित मानी जाती है। समझ गए ना? चलो आगे बाद में सामेला समेला मधु पर किया डुकाव। सामेला समेला मधु पर किया डुकाव, ये क्या होता है? वर की बारात वधु के गांव में पहुंचने पर स्वागत करना। सामेला समेला मधु पर डुकाव, जैसे वर की बारात वधु के गांव में पहुंची तो फिर जो वधु पक्ष के कुछ पुरुष है वो बारात के सामने से आते हैं, बारात के सामने से आते हैं और वहां पर आपको पता ही है वो अपने घर के अकॉर्डिंग, अगर कोई तकड़ी पार्टी है तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम अखरोट पिस्ता ले गया हुआ सामने, और थोड़ो मीडियम प्रोग्राम है तो पनीर का पकोड़ा और लिया हुआ है। कोई मेरे लदाई बेचारा गरीब आदमी है तो बेके वह रस बरिंग में कर्चा लगा के लिया हुआ है, थोड़ा मुंह मिठो करा दिया है कोई, और इस प्रकार ऐसे, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ये है। तो समेला समेला मधु पर डुकाओ। इसके बाद में दोस्तों फिर आता है तोरण मारना। तोरण जानते हो क्या क्या होता है? यहां पर आप एक बात ध्यान रखना साथियों, जो बात आपको बताऊं ना वो आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना, और आज के बाद में आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी गलती ना करना। तोरण मारने का मतलब क्या होता है कि जैसे वर होता है वो सर्वप्रथम वधु के मुख्य द्वार पर जाता है, दहलीज पर, मुख्य द्वार पर जाकर के, और वहां पर एक तोरण बांधता है, और फिर वधु के वर के हाथ में जो यानी लोहे की वस्तु होती है, लोहे की छड़ जैसे गेडी वगैरह होती है, उससे इस प्रकार ऐसे टच करता है, वो होता है तोरण मारना। ध्यान पूर्वक सुनना। वर की वधु के मुख्य द्वार पर आरती करना, ठीक है। लकड़ी का बना होता है कौन? तोरण। ऐसा होता है दोस्तों। तोरण क्या था? तोरण नाम का एक राक्षस था। ध्यान पूर्वक सुनना, कहानी की है। क्या था कि तोरण नाम का एक राक्षस था। तोरण नाम का एक राक्षस, बाबूजी ने नहीं मारा था, कहानी और ये कुछ। तोरण नाम का क्या था? एक राक्षस था साथियों। और ये क्या करता कि जिसकी शादी होती ना उस वर्ग के अंदर प्रवेश कर जाता, मतलब भूत बढ़ जानतो, समझ गए, और लड़की के साथ विवाह कर लेता। तब क्या हुआ, कहते हैं कि एक कोई राजकुमार था, उसे पता चला भी ऐसे करके ऐसे, और ये तोते का रूप धारण करके वधु के मुख्य द्वार पर आकर के बैठता है। उसने क्या किया कि जैसे ही उसे वो तोता दिखाई दिया ना, बिंगी ध्यान है बीननी का नहीं को नहीं हो, बिंगो ध्यान हो भी तोते का नहीं, कह वो तोतो खटी लुगावड़ी ना ब्याह के ले जाए, मेरो ही ब्याह होना चाहिए। जैसे ही वो तोता उसे दिखाई दिया, वो झट करके जो हाथ में गेडी थी उस तोते को मारी और उसे मार दिया। कहते हैं कि उसने इस तोरण नाम के राक्षस का क्या किया था? वध किया था। उसी के बाद में ये तोरण की रस्म क्या हो गई थी? ये तोरण मारना स्टार्ट हो गया था। तो आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल तोरण मिलते हैं, उस पर गणेश जी की आकृति अंकित होती है। बताओ हाँ या ना? तो गणेश जी की जो आकृति अंकित होती है, ऐसा तोरण आप पुरुष वर्ग है, ऐसा तोरण मत लेना आप शादी में, ठीक है ना? हाँ, तो तोरण पर तोते की आकृति, क्योंकि वो तोते का रूप धारण करता था। कौन है? तोरण राक्षस। तो अब गणेश जी को मुख्य द्वार पर बांध करके और पीटते हैं, क्या बताओ, रिद्धि सिद्धि के दाता। और सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को ही देते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य शुरू होने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी को इनवाइट करते हैं। थे आओ गजानंद आओ जी, हमारी सभा में रंग बरसाओ जी, पार्वती के पुत्र कहाओ, शंकर के मन भाओ, गजानंद आओ जी, हमारी सभा में रंग बरसाओ जी, नहाए धोए सिंहासन बैठो, केसर तिलक लगाओ जी, थे आओ गजानंद आओ जी, हमारी सभा में रंग बरसाओ जी।
ऐसा आपने सुना है ना। तो गणेश जी की जो आकृति होती है, गणेश जी को ऐसे लट्ठ से यानी मुख्य द्वार पर बांध के नहीं पीटना चाहिए। तो विजेंद्र तेरा ब्याह के मां जो को तोरण लेके जाओ, नहीं वो लकड़ी को लेके जाई, बढ़िया पढ़ के नौकरी लाग गयो तो ही तोरण तोरण की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कहा है ना बबुआ। सही है नहीं, ध्यान रखी थोड़ो। तो तोरण मारना ये होता है। इसके बाद में जाला मिला की आरती ये तोरण द्वार पर की जाती है। जेवड़ों की एक रस्म होती है, जेवड़ों की रस्म सास ऐसे आपको पता ही है कि ऐसे करके उसकी आरती करती है, जाला मिला की आरती तोरण द्वार पर। फिर उसके बाद में सास क्या करती है कि वर को आंचल से लगाती है, उसे बोलते हैं जेवड़ों की रस्म, सास द्वारा वर को आंचल से लगाना। और इंग बाद में एक रस्म और वह सालियां ऐसे चुन्नी डाल करके खींचती है ऐसे, बताओ हाँ या ना, ये है। चलो आगे आ जाओ। फिर है अभ्यारोहण संस्कार। साथियों ये अभ्यारोहण संस्कार भी विवाह से संबंधित ही है। इसके द्वारा क्या होता है कि पुरोहित के द्वारा यानी पंडित के द्वारा वधु का लड़की का दायां पैर पत्थर पर रखवाकर उसे पति धर्म पर अटल रहने की शपथ दिलवाई जाती है। लेकिन आजकल तो ये शपथ फेल है। अभ्यारोहण संस्कार विवाह से संबंधित है। पुरोहित क्या करता है, जैसे पत्थर स्ट्रांग होता है ना, इस प्रकार महिला भी पति धर्म पर अटल यानी पूरी अड़िंग स्ट्रांग रहे, यह होता है अभ्यारोहण संस्कार। पुरोहित द्वारा वधु का दायां पैर पत्थर पर रखवाकर पति धर्म पर अटल रहने की शपथ दिलवाई जाती है। इसके बाद में फिर आता है परिणय, फेरे, बांवर, पनेटो, सप्तपदी। परिणय, फेरे, बांवर, पनेटो, सप्तपदी ये क्या होता है दोस्तों, अग्नि को साक्षी मानकर वर वधु शादी के बंधन में बनते हैं। और याद रखना साथियों, फेरे 4 होते हैं। फेरे कितने होते हैं, 4। 7 फेरे नहीं होते, 7 वचन होते हैं। आपने ऐसे वो सॉन्ग सुन लिया होगा, 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो याद रखना फेरे 4 होते हैं। 3 फेरों में वधु आगे होती है और चौथे फेरे में वर आगे होता है। इस समय आपको पता ही है महिलाएं फेरे गीत गाती है। ऐसा गीत आपने सुना है, आज म्हारी बाई रो पेलो रे फेरो, आज म्हारी बाई रो पेलो रे फेरो, आज म्हारी बाई होई रे पराई, हिल मिल मंगल गाओ ए सखियो, आज म्हारी बाई रो दूजो फेरो, दूजो फेरो दादो सारी प्यारी, आज म्हारी बाई होई रे पराई, हिले मिले मंगल गाओ ए सखियो। इस प्रकार ऐसे महिलाएं गीत गाती है, सुना है ना आपने। क्योंकि मैं फेरा पूरा कराने जाऊं नहीं ने बिने जन मैं ये गीत गाए करूं, ये सारा महिला को नंबर ही को नहीं आने दूं गान को। तो ये है फेरे कि 4 होते हैं, 3 फेरों में वधु आगे होती है और चौथे फेरे में वर आगे होता है। याद रखना इस समय गीत गाए जाते हैं, फेरे गीत गाए जाते हैं। फेरों से पहले याद रखना एक बात साथियों, फेरों से पहले जैसे ही क्या करती है, हाँ अरे बे लुगा नीलो ड्रम में वो ही चल रहा है आजकल। एक बात सुनो, जैसे ही क्या होता है फेरों से पहले वर और वधु आकर के ऐसे बराबर में बैठते हैं, बैठे आगे थे बराबर में। ये देखो ये भाई साहब भी दुखी हो रहे हैं यार, कोई बात नहीं भाई साहब, ये सभी के साथ होता है ऐसा ही। ये कहे यार बात याद ना करो जी, अब यहाँ लगे जाना है, ऐसा ही होता है क्या। तो देखो सुनो क्या होता है दोस्तों, एक तरफ वर बैठेगा और एक तरफ वधु, यानी चेयर लगेड़ी है, दोनों आगे बैठ जाए। साथियों आप ध्यान रखना इस बात का, जब वधु फेरों से पहले आके बैठती है ना, तो वह इल्ली साइड में आगे बैठा है, वो किसो हाथ है, खब्बो सॉरी सज्जो हाथ, यानी राइट हैंड साइड में। और फेरे होने के बाद ऐसे अग्नि को साक्षी मानते हुए फेरे ले लेती है। जब फेरों के बाद में वधु दोबारा पूरे फेरे संपन्न होने के बाद दोबारा बैठती है ना, तो इन्हें हार्ट कान ले पास बैठा है, तुम्हारा स्थान हमारा स्थान तुम्हारे हृदय में। इन्हें हार्ट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो यहाँ आंख काटते ही कई हार्ट फेल हो जाए। इन खातर हार्ट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। बहुत बातें खातर लड़ना भी पड़े, बहुत बातें खातर डांट खानी भी पड़े, और बहुत बातें खातर डांट देनी भी पड़े, सारो ही काम हुआ है।
आंखें भी दिखानी पड़े, आंखें दिखावे तो कोई सहन भी करनी पड़े। तो फेरों से पहले राइट हैंड साइड में और फेरों के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ है बैठती है, बिठान दी। अब इसके बाद में होता है पग दोई। ये है वर के पैर, वर के जो पैर होते हैं ना वो दूध से धोते हैं वधू के पिताजी। इसके बाद में फिर होता है कन्यादान। ये कौन करता है? वधू का पिता। कन्यावल या अखनाल, यह होता है वधु के माता पिता का उपवास। कन्यावल या अखनाल क्या होता है? वर के माता पिता का उपवास। जैसे वर के जो माता पिता होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जैसे वधु के माता पिता का उपवास, कन्यावल या अखनाल। वधु के जो माता पिता होते हैं वो तब तक भोजन नहीं करते जब तक उसके फेरे होने के बाद वरात विदा नहीं हो जाती, तब तक उसे बोलते हैं उनका फास्ट, उपवास, व्रत। अब आ जाओ दोस्तों, अब बात करें वैवाहिक भोज। विवाह में दिया जाने वाला या विवाह में जो दिए जाने वाले भोज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वैवाहिक भोज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, याद रखना। पहला होता है दोस्तों जेवनवार का भोज। ये फेरों से पहले दिया जाता है, इसे बोलते हैं साथियों कंवारी जान का भोज। फिर होता है जिम्मण, फेरों के बाद का भोजन, इसे बोलते हैं परणी जान का भोज। तीसरे नंबर पर है बड़ी जान का भोज, जो तीसरे दिन का भोजन साथ में बेचते हैं। जैसे एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि वधु पक्ष के जो लोग होते हैं, वधु के फेरे होने के बाद एक ऐसा कोई भी पात्र, जैसे मान लीजिए एक टोकनी लाडुआं की बरगे सागे भेजे, एक किसी भी पात्र में जैसे टंकी में लड्डू, बूंदी, सूखी मिठाई डाल करके साथ भेजते हैं, वो होता है ये तीसरे दिन का बड़ी जान का भोज। इसका मतलब क्या है? ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को। जैसे पहले जो बारात जाती थी वो पैदल या ऊंटों पर जाती थी, तो उस समय रास्ते में जो बाराती होते थे ना उनको भूख लग जाती थी, तो वो क्या करते थे? एक टाइम का नाश्ता उनके साथ भेजते थे। ये है। इसके बाद में फिर है मुकलानी। मुकलानी क्या होता है? चौथे दिन का भोज, यानी छोटी उम्र में विवाह हो गया। जैसे छोटी उम्र में विवाह हो जाता था पहले, फिर विवाह के बाद में वो एक शर्त रखते थे कि हम लड़की को तब तक ससुराल नहीं भेजेंगे जब तक ये वयस्क ना हो जाती, यानी 6-7 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की ब्याह कर देता और कहता भी 15 साल की होने के बाद में मैं ससुराल भेजांगा। तो ससुराल वाले भी बोलते कि कोई बात नहीं, 15 साल की हो सीजन में ले जा, विवाह तो वो कर लेते थे। तब क्या होता था दोस्तों? उसका मुकलावा किया जाता था। मुकलानी का मतलब होता है कि जो ससुराल पक्ष के लोग लड़की वयस्क होने पर उसे लेने के लिए आते थे, जैसे लड़की का जैसे मान लो जो हस्बैंड है वो तो आएगा ही आएगा, जैसे वर आ गया, उसका वर का जीजा आ गया, उसके फूफा जी आ गए, और जो भी समधी ननिहाल वाले आ गए, जो भी निजी रिश्तेदार होते थे वो वयस्क होने पर उसे ससुराल लेकर के जाते थे, उसे बोलते थे मुकलानी की रस्म। ठीक है जी, आ जाओ इसके बाद में। फिर इसके बाद में आगे मुकलानी के बाद में आता है दोस्तों, अब एक बात ध्यानपूर्वक सुनियो, यहां सुनना। वधु का वर के घर पहली बार भोजन। वर ने तो 4 बार जिमा दियो, अब वधु आवे, बेचारी रोंती रोंती आवे। और की है कि जब बारात विदा होती है ना, तो जो महिलाएं होती है ना जो गीत गाती है, जब वर की बारात विदा होती है ना, वर की बारात विदा होती है, तब तो गीत गाती है वो घोड़ी गीत। और जब वधु विदा होती है ना, वधु की विदाई होती है वधु के घर से, अपने घर से जब वधु विदा होती है, तो वो कोयलड़ी गीत गाते हैं। कौन सी महिलाएं? कोयलड़ी गीत, या 2 गीत चलता है वैसे तो वधु विदाई के समय कोयलड़ी, और दूसरा है ओलियूं। ओलियूं का मतलब, ओलियूं एक मारवाड़ी भाषा को शब्द है। ओलियूं का मतलब होता है याद। आपने वो गीत सुना होगा क्या? ओलियूं थारी तड़फावे, बाट जोबती रहूं मैं डोला थारी, राता ने को नींद आवे। इसका ओलियूं का मतलब, बाट का मतलब क्या होता है? आपकी आने का इंतजार कर रही हूं, आपकी बाट निहार रही हूं, इसका मतलब आपका रास्ता देख रही हूं। ठीक है, आपका इंतजार कर रही हूं। बाट जोबती रहूं मैं डोला थारी, राता ने को नींद आवे, ओलियूं थारी तड़फावे। ऐसा सुना? ओलियूं का मतलब होता है याद। तो देखो सुनो, जब वो बेचारी वहां से वो महिलाएं, आपको पता ही है भी, अत्याचार करे के आ हमारे घर में फिरती इतनी सुनी लागती कोयलड़ी, आज हमारी कोयलड़ी विदा होगी, यानी इमोशनल अत्याचार करे बन, ई बात को तो ठाकुरी बूढ़िया लाग जे गीत गूत गान।
मां नहीं बात को तो ठाक होनी भी आ बेचारी ब्यूटी पार्लर में जागे अभी चाटाली भैंस को सो मुंह हो जे गोइंग वार रोएगी तो अभी 5-7-10 हज़ार रुपया दे गया तैयार हो गया ही है। और फिर कई कई बे यहाँ अत्याचार करे जन बे रोवे रोवे जना अटकरियां नई या न्यारी लिक्का मंड जे यहाँ मुंह हो जाए चाटाली भैंस को सो। क्योंकि आपको पता ही है तो सभी 21वीं सदी के भारत में जी रहे हो, आईफोन के डब्बे में नोकिया 2100, तो वही कहानी है। तो वधु का अब वहां से तो वो कुछ खाती नहीं है, फिर आवे रोया रवी करे और इतन भूख लाग जाए तो वधु का वर के घर पहली बार जो भोजन होता है उसे हिरावनी पेरा कहा गया, बासी मुजरा कहा जाता है, याद रखना। जुआ खेलना विवाह की एक रस्म है, जैसे जुआ जुई इसे बोलते हैं, जैसे चांदी की कुछ अंगूठी वगैरह वो डालते हैं, वो कच्चे दूध में से निकालती है। पहरावनी या रंगबरी, आ रस्म दोस्तों बहुत जरूरी है। पहरावनी या रंगबरी ये क्या होता है? वधु को दिया जाने वाला दहेज, दाइजो। इसके बाद में फिर एक रस्म आ जाती है मामाटा, याद रखियो। मामाटा क्या होता है कि जैसे वधु की सास हेतु जो उपहार भेजा जाता है उसे बोलते हैं मामाटा। वधु की सास हेतु जो उपहार भेजा जाता है उसे मामाटा कहते हैं। भी आ एक सासू की छोरी की सासू की बिंटी है जी अंगूठी, और ये एक लड़की की जो सास है उसकी ये एक बढ़िया यानी पहनने के लिए वस्त्र है। आ एक रजाई है, वो एक सोडियो है, वो एक कंबल है, वो एक शाल है, देते हैं उसे बोलते हैं मामाटा। फिर है कोयलड़ी, ये देखो लिखा है वधु विदाई के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? कोयलड़ी। फिर आ जाओ इसके बाद में जात देना। जात देना का मतलब होता है देवताओं की स्तुति करना, यानी जैसे वर और वधु दोनों क्या करते हैं, वर के घराने के बाद में देवताओं की स्तुति करते हैं। और कई कई आंतई सालासर है, जैसे मान लो जो भी उनके कुल देवता है उनके मुख्य जो उनका स्थान होता है वहां पर जाते हैं। सोटा सोटी खेलना ये आपने देखा है, वर और वधु ऐसे गोल घेरे में एक दूसरे को नीम की हरी टहनी से टच करते हैं, उसे बोलते हैं। ओलांदी जानोगे, ओलांदी के वे साथियों, जब नव विवाहित वधु प्रथम बार वर के घर आती है तो उसके साथ आते हैं, उसके साथ जैसे उसका जो भाई है या मामा का बेटा है या चाचा का बेटा है या कोई चाचा है वो साथ आते हैं। एक व्यक्ति सगा हुआ है, बॉडी बिल्डर ले गया हुआ है एक आपके सगा, बिन के कहे ओलंदी। ओलंदी क्या होता है? वधु के साथ आने वाले व्यक्ति। पड़जान जानोगे, जान लीला डकड़ो पी के सारा पड़जिए नागिन डांस करने लग जाए, उसे बोलते हैं पड़जान। पड़जान का मतलब होता है बारात का, हां बारात का वधु पक्ष द्वारा सामने से आकर स्वागत करना। आगे आ जाओ, इसके बाद में मुकलावा गोना द्वारागमन। लड़की व्यस्त होने पर ससुराल भेजते हैं उसे बोलते हैं मुकलावा। मुकलानी भोज बताया था ना मैंने आपको, वही है। बडार जानते हो क्या? बडार क्या होता है? वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज, यानी जो वर होता है लड़के के घर विवाह से पहले दिन या एक दिन वधु आने के बाद पार्टी की जाती है, उसे बोलते हैं बडार। छोल जानते हो क्या? वधु की झोली भरने की रीत छोल कहलाती है। झोली भरने की रीत जानो किन का है? जैसे वधु आ गई वर के घर, आने के बाद में अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उसका मुंह देखने के लिए आती है, तो जो कि मुंह दिखाई देख रहे नहीं बिन बोला छोल, इसे कहते हैं वधु की झोली भरने की रीत। ब्याह तो गयो काल मौत होगी। तो विवाह से संबंधित ये संस्कार थे दोस्तों, आप याद रखना। बताएं अच्छे से आपके समझ में तो आए होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।